नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 16 है। मैं इससे पहले 15 पार्ट बना चुका हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी क्या है? बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को असम में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नदी के नाम से जानते हैं? सांगपो नदी के नाम से। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नदी के नाम से जानते हैं? दिहांग नदी से। असम में ब्रह्मपुत्र को किस नदी से नाम जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव तक मुहाने पर होता है, जो तो डेल्टा का निर्माण होता है। नदी द्वारा लाए गए जो अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्च्यूरी कहते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसको क्या कहते हैं? एस्च्यूरी कहते हैं। ज्वार नग्नमुख भी कहते हैं जो एस्च्यूरी को। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कावेरी गंगा महानदी डेल्टा बनाती है। कावेरी गंगा महानदी डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा सबसे ज्यादा कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा है। धुआंधार जलप्रपात सतपुरा पर्वत क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। जो किस पर्वत पे? सतपुरा पर्वत पे, जो कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जबलपुर मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी एवं बांग्लादेश के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां भारत एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरवन का डेल्टा क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन क्षेत्र बोलते हैं। नदी द्वारा काट छांट क्रिया को अपर्दन बोलते हैं। नदी द्वारा काट छांट क्रिया को अपर्दन बोलते हैं तथा जमाव करने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। जमाव करने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा कौन है? कावेरी है। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरि पहाड़ी है। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरि पहाड़ी है। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों के बीच है।
कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों के बीच है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? कृष्णा है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? कृष्णा है। गोदावरी को बृहद गंगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को बृहद गंगा, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, जिसकी उद्गम स्थल नासिक जो महाराष्ट्र में पड़ता है, त्रिबकम गांव की पहाड़ी से है। नासिक से निकलती है, त्रिबकम गांव की पहाड़ी से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? नासिक में है, त्रिबकम की पहाड़ी से है। वेनगंगा, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। वेनगंगा, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी है। असम का शोक कौन नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मी नदी कहलाती है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मी नदी कहलाती है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी कहाँ अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती है और हरिके बैराज में से निकलती है। भारत की सबसे लंबी नदी नहर इंदिरा गांधी नहर है, इसी का नाम है राजस्थान नहर। सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती है और हरिके बैराज में निकलती है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्फोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्फोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, भारत की ऊंची झील चेलामू है, जो सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन है? चेलामू, जो सिक्किम में है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो यूपी के हिरंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कहाँ है? यूपी में है। किस नदी पर? रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित मीड झील सागर का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित मीड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन है? मीड झील है। चिल्का उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील है। इसे लैगून झील भी बोलते हैं। पुलिकट एक लैगून झील है, जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। पुलिकट एक लैगून झील है, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। होगेनकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। होगेनकाल जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पे है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? कुचिकल जलप्रपात है, जो 455 मीटर है। बरही नदी पर कर्नाटक में है। कुचिकल कहाँ है? कर्नाटक में है, जो कितना मीटर है? 455 मीटर है। बरही नदी पर। किस नदी पर? बरही नदी पर। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, जो गेहूं एवं धान के लिए अच्छी होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी, इसका नाम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। यह धान और गेहूं के लिए उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना एवं जैव
पदार्थों की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या की प्रचुरता पाई जाती है? पोटास, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नेक्स्ट, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी के निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है। इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध होती है? कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक अधिक पाई जाती है। कहाँ कहाँ काली की मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्राय लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी को उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। और लाल मिट्टी में किसकी इस्तेमाल हेतु इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? चूने का इस्तेमाल हेतु। लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, शैल टूट फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका के निक्षालन से हुआ है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों? वर्षा वाले क्षेत्रों में शैल के टूट फूट, जल के साथ चूना का सिलिका के निक्षालन से हुआ है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है। चाय की खेती के लिए कौन मिट्टी उत्तम होती है? लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है। इसमें आयरन एवं सिलिकन होती है। लेटराइट मिट्टी में कौन क्या क्या पाया जाता है? आयरन एवं सिलिकन पाया जाती है। नेक्स्ट, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका प्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। भारत में सबसे वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल के जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा कैसी होती है? लौटती मानसून के कारण होती है या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है? जाड़े के दिनों में वर्षा कैसे होती, किस मानसून के कारण होती है? लौटती मानसून से या उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। भारत में पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट, ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों के पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है। ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? काल वैशाखी कहा जाता है। नेक्स्ट, गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, उसको क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, उसे क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। रबी का फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है
और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसको धान गेहूं धान कहते हैं दोस्तों खरीफ फसल को। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि रबी फसलें हैं। जबकि धान गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर खरीफ फसल है। खरीफ फसल कौन कौन है? धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार है। रबी फसल कौन कौन है? गेहूं, मटर, चना, जौ, सरसों, आलू, ये सब रबी फसल है। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटता है। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा जाता है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल निर्मित है। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप किससे बना है? प्रवाल से बना है, जिसको कोरल बोलते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश प्रवाल द्वीप है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय, मालदीव मिनिकॉय, इसको मामी बोलते हैं दोस्तों। इसका ट्रिक है 8 डिग्री चैनल मामी, मामी से मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव मिनिकॉय। और जबकि 9 डिग्री चैनल लामी, लक्षद्वीप मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग करती है। लक्षद्वीप समूह की सबसे बड़ा द्वीप अंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन है? बिटरा है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन है? बिटरा है। लक्षद्वीप में लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। कौन भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे निर्मित हुआ है? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को में 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 572 द्वीप है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 10 डिग्री का ट्रिक होता है दोस्तों आनी, अंडमान निकोबार को अलग करता है। ग्रेट चैनल सुमात्रा द्वीप को ग्रेट द्वीप से अलग करता है। ग्रेट चैनल सुमात्रा द्वीप को, जो सुमात्रा द्वीप का एक और नाम है इंडोनेशिया, को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से कौन अलग करता है? ग्रेट चैनल। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यही सेलुलर जेल वीर सावरकर एयरपोर्ट है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यही सेलुलर जेल और वीर सावरकर एयरपोर्ट है। हैवलॉक द्वीप, इसको स्वराज द्वीप भी बोलते हैं। हैवलॉक द्वीप को हैवलॉक द्वीप, रास द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप बोलते हैं। रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप बोलते हैं। नील द्वीप को शहीद द्वीप बोलते हैं। नील द्वीप को शहीद द्वीप बोलते हैं। दक्षिण अंडमान में स्थित है। जो कहाँ है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप का नाम है। व्हीलर द्वीप को ही अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, जो उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में अब्दुल कलाम द्वीप कितना दूर है? उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर है, बंगाल की खाड़ी में है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के अलग करता है।
कोको एवं उत्तरी अंडमान को कौन अलग करता है? कोको स्ट्रेट अलग करता है। यानी कि म्यांमार और उत्तरी अंडमान को कौन अलग करता है? कोको स्ट्रेट अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी बोलते हैं। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। जो कहाँ है? सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। अंडमान निकोबार दूसरी सबसे बड़ी चोटी माउंट थूलियर है, जो ग्रेट निकोबार पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट थूलियर है, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। डंकन पास दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच है। डंकन पास कहाँ है? दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच है। औग छोटा अंडमान द्वीप की जनजाति है। औग छोटा अंडमान द्वीप की जनजाति है। शैम्पेन निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। शैम्पेन कहाँ की जनजाति है? निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप है, जो कहाँ है? मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का एक भाग है। आदम ब्रिज का एक भाग पंबन द्वीप है। आदम ब्रिज या राम सेतु रामेश्वरम तमिलनाडु में है। पंबन द्वीप की अंतिम छोर धनुकोडी से श्रीलंका की मन्नार की द्वीप तक है। आदम ब्रिज राम सेतु इसका रामेश्वरम तमिलनाडु में है, और ये पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुकोटी से श्रीलंका में मन्नार द्वीप तक है।